नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज से हम आई दृष्टि करंट अफेयर की वीडियोस को स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरी सीरीज़ बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगी। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कराऊं। देखिए, एक चीज़ मुझे पता है कि आप लोग आरओ के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो आपके नोट्स बहुत ज़्यादा बल्कि हो गए हैं। तो आप लोगों के लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और अपने नोट्स रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगी। तो एक बार वो सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियोज़ को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आज हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा कि आज फंक्शनल लिटरेसी का टॉपिक पढ़ा, कार्यात्मक साक्षरता, फिर हमने पढ़ा संविधान हत्या दिवस 25 जून, ठीक है, फिर गत शक्ति के बारे में पढ़ा। तो आपको क्या करना है, सारे टॉपिक को एक जगह लिस्ट डाउन कर लेना है, केवल टॉपिक याद रखना, उसके बारे में डिटेल नहीं लिखनी है। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, सारे टॉपिक जब आपने नोट डाउन कर लिए, फिर आपको एक मैप लेना है, ब्लैंक मैप। अगर आपके पास ब्लैंक मैप की बुकलेट है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई एक ब्लैंक मैप लेना। उसमें क्या करना है, आपको जो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, उस जितने टॉपिक मैप में ड्रॉ किए जा सकते हैं वो सारे टॉपिक आपको ड्रॉ करने हैं। जैसे देखिए, आज हम चेनाब रिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो चेनाब रिवर का मैंने जम्मू कश्मीर में ड्रॉ कर दी। पहलगांव टेरर अटैक हुआ था 2025 में, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर आज हम पढ़ेंगे घटमपुर पावर प्लांट के बारे में, तो वो कानपुर में है, उसको मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे करंट अफेयर के टॉपिक को मैप में ड्रॉ कर लेना है। इससे आपकी पिक्चर मेमोरी बन गई कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। दूसरा, आपको ये पता लग गया कि मैंने कौन कौन से करंट अफेयर पढ़े हैं। ठीक है, जैसे आपने वीडियो के साथ ये सारी चीज़ें साथ में कर ली। अब आपको क्या करना है, रात के टाइम पे या जब भी आपने वीडियो सुनी है उसके 6 या 8 घंटे बाद इसको एक बार रिवाइज करना है, इस मैप को लेके कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, आपको क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं वो आपने रफ पेज पे एक बार जल्दी जल्दी नोट डाउन कर ली और उसको हटा दिया। वो आपके नोट्स नहीं है, वो आपका एक्टिव रिकॉल है कि आपने क्या क्या पढ़ा था, आपको क्या क्या याद आ रहा है। ठीक है, जो चीज़ें याद नहीं आई, आपके पास ऑलरेडी बुक ये अवेलेबल है, आपको क्या करना है, उसको दोबारा एक बार देख लेना है दोबारा एक बार देख लेना है और फिर जब अगली बार रिवाइज करो तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। इससे क्या होगा, आपके नोट्स कम बल्कि हो गए और आपके माइंड क्या हो गया, सारी चीज़ें आपके माइंड में फिट हो गई। तो जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, वो कम बल्कि हैं तो उनको रिवाइज करने का मन करेगा। ठीक है, तो एक तरीका आप ये अपना सकते हैं। क्लियर? अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, अब इस परिदृश्य का पहला करंट मतलब नेशनल करंट अफेयर बोलते हैं इसको। तो इसमें पहला करंट अफेयर क्या है, मिजोरम, गोवा और लद्दाख को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, कार्यात्मक साक्षरता का मतलब क्या होता है, फंक्शनल लिटरेसी। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि बेसिक लिटरेसी क्या होती है और फंक्शनल लिटरेसी क्या होती है। देखिए, बेसिक लिटरेसी और फंक्शनल लिटरेसी में डिफरेंस एक बार जान जाएंगे तो कई बार बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिक लिटरेसी का मतलब ये होता है, सेंसस 2011 में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई पर्सन 7 साल और उससे ज़्यादा का है और वो पढ़ना और लिखना जानता है तो उसे हम लिटरेट काउंट करेंगे। ठीक है, और फंक्शनल लिटरेसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्सन 15 साल का है और उससे ज़्यादा का है, वो पढ़ना जानता है, लिखना जानता है और उसको अंक गणित की समझ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनली लिटरेट बोलेंगे। अंक गणित की मतलब उसे बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स आती है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया बेसिक लिटरेसी क्या होती है, फंक्शनल लिटरेसी क्या होती है। अब टॉपिक में देखते हैं। टॉपिक में बात की गई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये लक्ष्य रखा गया है, लक्ष्य याद रखना है कि 2030 तक हमको 100% एडल्ट लिटरेसी प्राप्त कर लेनी है, 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त कर लेनी है। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ कदम उठाए होंगे, तो एक प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम का नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत एक पहल स्टार्ट की गई। ये पहल थी उल्लास पहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब स्टार्ट की गई, 2022 में स्टार्ट की गई और इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है, आपको याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म के लिए आप वीडियो को पॉज करें, एक दो बार लिख लें या बोल लें, फिर आगे बढ़ना। देखो, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो पहले उसे 100% मेमोराइज करो। अगर कोई चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर उसे बस पासिंग रेफरेंस करके चले जाओगे तो एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा। ठीक है, तो यू से क्या है, अंडरस्टैंडिंग, एल से क्या है, लाइफ लॉन्ग, फिर एल से क्या है, लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाती है। क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है स्मृति तथ्य में। तो उल्लास के तहत क्या किया गया है कि मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा देने के लिए 5 घटक हैं। कौन से 5 कंपोनेंट हैं? इन कंपोनेंट पे अगर कोई स्टेट खरा उतरता है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शनली लिटरेट है। तो कौन कौन से हैं? आधारभूत संरचना एवं सांख्यात्मक ज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी
एंड न्यूमरेसी। उसके बाद क्या है, मौलिक जीवन कौशल, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल लाइफ स्किल। क्या, क्रिटिकल लाइफ स्किल। फिर बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा को बोलते हैं बेसिक एजुकेशन। फिर है व्यावसायिक कौशल, मतलब वोकेशनल स्किल, जो हम बात करते रहते हैं वोकेशनल स्किल। उसके बाद बात करते हैं निरंतर शिक्षा, मतलब कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन। तो ये 5 कंपोनेंट के बेसिस पे 5 कंपोनेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है कि अगर कोई स्टेट में 95% बेसिक लिटरेसी है तो भी हम उसको पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा दे सकते हैं। यहां पे ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, ये दोनों पॉइंट। अब देखिए इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए उल्लास प्रोग्राम के तहत मिजोरम को पहला भारत का राज्य घोषित किया गया, स्टेट घोषित किया गया कि वो फंक्शनली लिटरेट है। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेट कौन सा हो गया, तो सेकंड स्टेट हो गया गोवा। अब थर्ड स्टेट कौन सा हो गया, त्रिपुरा। अभी मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैंने तीनों स्टेट देखे, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैप में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जब भी आप कोई करंट अफेयर पढ़ो कि उसे मैप में सबसे पहले ड्रॉ करो। अगर मैप में ड्रॉ हो सकता है, चाहे वर्ल्ड मैप हो, इंडिया का मैप हो, इससे पिक्चर मेमोरी बनती है, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, हमने देखा फर्स्ट है मिजोरम, सेकंड है त्रिपुरा और सेकंड है गोवा, थर्ड है त्रिपुरा। तो मैप में इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है लद्दाख के बारे में। तो देखिए लद्दाख को 24 जून 2024 को ही पहले भारत की यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था कि वो फंक्शनली लिटरेट है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो आप बोलोगे लद्दाख। अगर स्टेट पूछा जाए तो मिजोरम। क्लियर है यहाँ तक, तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टेट और यूनियन टेरिटरी अलग अलग हैं। अगर स्टेट पूछा जाए तो मिजोरम है, और अगर यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो आंसर हमारा लद्दाख होगा। क्लियर। इसके अलावा आप देखिए एक कंफ्यूजन एग्जाम में हो सकता है, अगर कहीं ऑप्शन केरल होगा ना कि बताओ फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट स्टेट कौन सा है, अगर केरल ऑप्शन में होगा तो कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार केरल तो हम हमेशा सुनते हुए आए हैं। तो देखिए जो मापदंड दिए गए हैं ना उल्लास प्रोग्राम के तहत, जो 5 कंपोनेंट दिए गए हैं उन पे केरल खरा नहीं उतरता है, इसीलिए केरल इस लिस्ट में नहीं है। तो केरल को हमें टिक नहीं करना है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में गलत हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, संविधान हत्या दिवस अगला टॉपिक। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। तो 25 जून 2025 को हम क्या मनाते हैं, संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। और ऐसी अधिसूचना पब्लिक नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री के द्वारा 11 जुलाई 2024 को जारी की गई। तो इंपॉर्टेंट 2 डेट याद रखनी है, 25 जून 2025। ठीक है, तो 25 जून को हम क्या मनाते हैं, संविधान हत्या दिवस, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे। ठीक है, और इसकी अधिसूचना पब्लिक नोटिफिकेशन किसने जारी किया, होम मिनिस्ट्री ने। कब, 11 जुलाई 2024 को। इस डेट को एक बार याद रख लेना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कई बार यूपीपीसीएस क्या कर रहा है आजकल, ट्रिकी क्वेश्चंस बना रहा है। वो क्या करेगा कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है, इसके लिए नोटिफिकेशन कब जारी हुआ। ठीक है, तो 11 जुलाई बस एक फेडेड मेमोरी में रखना कि एग्जाम में अगर आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बेसिक के बारे में। तो क्यों मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, और कौन से पार्ट के अंदर है, पार्ट 18 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, पार्ट 18 के अंदर। और कहां से कहां तक, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखेंगे, ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि जो इमरजेंसी का जो प्रोविजंस है वो किस पार्ट में दिए गए हैं। तो देखिए 3 टाइप की इमरजेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 3 ही न्यूमरेसी में जब लिखते हैं हम रोमन अंकों में। तो पार्ट 18 को तो देखिए कैसे लिखते हैं, XV और 3 डंडे आते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं, हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अच्छा, इमरजेंसी की बात आएगी तो 3 डंडे आएंगे, और रोमन अंकों में हम इस तरीके से 18 को लिखते हैं। ठीक है, तो हमें याद रहेगा पार्ट। अब आगे चलते हैं, तो 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है यहाँ पे। हम जिस इमरजेंसी की बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 352 की बात कर रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी की। तो अभी तक नेशनल इमरजेंसी भारत देश में 3 बार लगाई जा चुकी है। एक बार भारत चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तब लगाई गई थी, एक बार भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में तब लगाई गई थी, एक बार 1975 25 जून 1975 को लगाई गई थी। तो जो 25 जून 1975 को लगाई गई थी ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि कई सारे अपोजिशन लीडर्स को ना जेल में डाल दिया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन किया गया था, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई थी। तो इसी चीज़ के लिए हम क्या मनाते हैं, संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कोट बताता हूँ, इस कोट को आप कहीं एज ए रेफरेंस नोट डाउन कर लेना। अब्राहम लिंकन जी का आपने कोट सुना होगा, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल। एक सेकेंड,
डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, लोगों की है, ये आपने सुना होगा। लेकिन जब इस कंटेक्स्ट में इमरजेंसी लगी थी तो ऐसा कहा जाने लगा था कि डेमोक्रेसी का मर्डर हो गया है, डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है। तो इस कोड को चेंज करके लोग कहने लगे थे डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल खरीदी जाने लगी है, एंड फॉर द पीपल लोगों से दूर हो गई है। और जबकि ओरिजिनल कोड में क्या था, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल और क्या था, फॉर द पीपल। यहाँ पे क्या हो गया, फॉर द पीपल। तो ये कोड नोट डाउन कर लेना, एक जगह आपके आगे काम में आएगा जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे, ठीक है। अब इमरजेंसी का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं हम। तो देखिए आर्टिकल 352 के तहत तीन क्राइटेरिया के बेसिस पर इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। एक है वॉर, एक है एक्सटर्नल एग्रेशन, एक है आर्म रिबेलियन। तो जो आपका आर्म रिबेलियन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हम आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी। तो ये प्रोविज़न बहुत बेग है, इंटरनल डिस्टर्बेंस किसी भी चीज़ को बोल के आप लगा सकते हो। तो इस प्रोविज़न को चेंज करके क्या किया गया कि आर्म रिबेलियन वर्ड कर दिया गया, क्या, आर्म रिबेलियन, ठीक है। और ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया था, 44th अमेंडमेंट से, याद रखेंगे 44th अमेंडमेंट से क्या किया गया था, आर्म रिबेलियन वर्ड कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या तीन क्राइटेरिया हो गए इस समय, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ठीक है। अब देखिए इन तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे आप समझ गए। अब आपको ये चीज़ बतानी है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखिए जब इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो दो आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट को मतलब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। वो दो आर्टिकल है, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों आर्टिकल के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने ये टॉपिक खत्म हुआ हमारा। और आपको ये देखो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए वो आपको कमेंट करके बताना है, जिससे मुझे पता लगता है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। तो हमने संविधान हत्या दिवस कंप्लीट किया, 25 जून को मनाया जाता है। इसकी अधिसूचना 11 जुलाई को होम मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। और इसमें सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया था, मतलब एब्यूज ऑफ पावर। अब आ जाते हैं हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप लोगों को ये पता होगा, देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस जब मतलब हमारा इंडिया का जब एकीकरण हो रहा था, इंटीग्रेशन हो रहा था इंडिपेंडेंस के बाद, तो 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनका मर्जर 1947 के बाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 के बाद। उसमें एक हैदराबाद भी था और अगला स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर और अगला था जूनागढ़। तो ये 3 स्टेट थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है हैदराबाद मुक्ति दिवस की। तो हैदराबाद को कब विलय किया गया था इंडिया में, 17 सितंबर को विलय किया गया था, ठीक है। तो इसलिए हम क्या मनाते हैं, हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू हुआ था। हैदराबाद का कैसे हुआ था, ऑपरेशन पोलो, मतलब पुलिस के एक्शन के थ्रू हैदराबाद का इंडिया में विलय किया गया था। जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब एक पीस ऑफ पेपर था जिस पर साइन करके जम्मू कश्मीर का विलय इंडिया में किया गया था। जूनागढ़ का आपको बताना है कि जूनागढ़ का विलय जो इंडिया में हुआ था, इंटीग्रेशन, वो कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा हैदराबाद वाला कंप्लीट हो गया। 17 सितंबर याद रखेंगे, 25 जून याद रखेंगे, क्लियर। आगे आ जाते हैं। देखो ऑपरेशन पोलो मैंने अभी बताया कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय इंडिया में हुआ था, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे आते हैं। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। तो देखिए मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल क्या होता है कि ऐसे ही कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं जहाँ पे रोड, रेल, वाटरवे और एयरवे सबकी कनेक्टिविटी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, हरियाणा के गुड़गांव में बनाया जा रहा है। आपको याद रखना है कि हरियाणा के गुड़गांव में मारुति सुजुकी का प्लांट है, उसके नज़दीक बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसी के तहत आपको ये समझना है कि ये जो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है ये किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है, किसके तहत बनाया जा रहा है। तो 2021 में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान स्टार्ट किया गया था, उसके तहत क्या बनाया जा रहा है, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है। और ये 2021 में स्टार्ट किया गया था, ये आपको ईयर याद रखना है, ठीक है, कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान कब स्टार्ट किया गया था, 2021 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब आप लोगों के लिए फिर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, क्या, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ये कहाँ पर है, वाराणसी में है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ पे है, हरियाणा के गुड़गांव जिले में है, ठीक है। अगर मैं पूछूं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है, ये वाराणसी में है। सेम पैटर्न पे है, वहाँ पे भी हम रोड, रेल, वाटरवे, एयरवे की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, जब हम
रोड, रेल, वाटरवे, एयरवे, इन सब की जब कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होता है, क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है। मतलब किसी भी सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए हमारी कॉस्ट कम लगती है। तो जब कॉस्ट कम लगती है तो मार्केट, हमारा जो प्रोडक्ट है वो चीप हो जाता है, सस्ता हो जाता है अदर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की एक पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ठीक है। उसके तहत ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अभी इस समय 13 से 14% है, और हमें उसे घटाकर कितना लेके आना है, 7 से 8% लेकर आना है। तो आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी है वो कौन से ईयर में आई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका मैंने ऊपर पूछा था, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है, क्लियर। तो हम याद रखेंगे मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हरियाणा में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर बन रहा है, आपका वाराणसी में, ठीक है। अगला देखिए, अगला करंट अफेयर है एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना। तो ये जो विमान प्लेन क्रैश हुआ था, अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, उस प्लेन को क्रैश, अहमदाबाद में जो क्रैश हुआ था, आप सब लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, ठीक है। ये जो प्लेन क्रैश हुआ था वो एयर इंडिया का प्लेन था, ठीक है। उस प्लेन का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, AI-171, AI-171, और बोइंग क्लास का था। तो आपको बोइंग क्लास नहीं याद रखना, आपको क्या याद रखना, AI-171। एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है, और पूछा जाएगा कि ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी, अहमदाबाद से लंदन गेटविक तक जा रही थी, ठीक है। कुछ ही मिनटों तक चली थी, 4 से 5 मिनट फ्लाइट उड़ पाई थी। उससे पहले वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, RG मेडिकल कॉलेज, BJ मेडिकल कॉलेज की इमारत में जाके टकरा गई और वो पूरा प्लेन क्रैश हो गया। अब उसमें कितने लोगों की मौत हुई थी, तो 242 लोगों की डेथ हुई थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि एक जो विश्वास कुमार रमेश जी थे, ये बच गए थे, तो इनका नाम याद रखना, क्योंकि मतलब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो विमान दुर्घटना हुई थी उसमें किस पर्सन की जान बच गई थी। तो विश्वास कुमार रमेश आपको याद रखना है। और एक गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनकी डेथ हो गई थी, विजय रूपाणी जी, इनका नाम भी याद रखना है, ठीक है। कितने लोगों की डेथ हुई थी, 242 लोगों की डेथ हुई थी। एयर इंडिया का विमान था, 12 जून को ये इंसिडेंट हुआ था, और विमान का नाम याद रखेंगे AI-171, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, देखिए अब देखो ये वाली जो बुक है ना, आई दृष्टि, इसमें जो भी चीज़ें दी रहती हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये जो बॉक्स दिया हुआ है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखिए इस बॉक्स में जो अभी तक भीषण त्रासदी हुई है, एक्सीडेंट हुए हैं मेजर, तो उन त्रासदियों के बारे में बात की गई है। तो देखिए हमें सारी तो याद नहीं रहेंगी, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कोई मैप में ड्रॉ हो रहा है तो मैप में ड्रॉ करिए। जैसे देखिए चरखी दादरी कहाँ पर है, चरखी दादरी हरियाणा में है, तो हरियाणा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कि चरखी दादरी, ठीक है। उसके बाद एयर इंडिया का बम कांड है, तो एयर इंडिया ये कहाँ से जा रही थी, मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, मुंबई, तो मैंने इसे दिल्ली में ड्रॉ कर दिया। एयर इंडिया मुंबई, ये मुंबई में ड्रॉ कर दिया। मैंगलोर, मैंगलोर कहाँ पे, कर्नाटक में। तो ऐसे दिमाग में अच्छा 4 इंसिडेंट हुए थे, ठीक है। अब क्या होगा कि मिलान करने आ जाएगा कि कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में हुई, ईयर के साथ अरेंज करने आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, मैं आपको एक छोटी ट्रिक बता दे रहा हूँ, कोई एक याद रख लीजिए इसमें से, ठीक है। चरखी दादरी वाला हम याद रख लेते हैं। तो देखिए हम दादाजी जो होते हैं, हम अपने दादा जो बाबा जी होते हैं उनको दादाजी भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। वो सबसे बूढ़े होते हैं घर में। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 96 बड़ा नंबर है सबसे, तो ऐसे याद रख लेना। अच्छा, चरखी दादरी का इंसिडेंट 1996 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा चरखी दादरी के बारे में आप इंपॉर्टेंट एक चीज़ और जान लीजिए जो कई लोगों को नहीं पता होती। यहाँ पे एक पत्थर मिलता है जो इंडिया में कहीं नहीं मिलता, उसे क्या बोलते हैं, हिलना पत्थर। क्या बोलते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, हिलना पत्थर। इस पत्थर को कभी आप देखोगे ना तो आपको हिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है ना। तो ये और इंडिया में कहीं नहीं मिलता, केवल हरियाणा के चरखी दादरी में मिलता है, इसको बोलते हैं हिलना पत्थर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट रिकॉर्डर। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है काफ़ी काफ़ी टेम्परेचर को सहन कर सकता है, 1000 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को सहन कर सकता है। तो जब भी एक्सीडेंट होता है किसी प्लेन वगैरह का तो ब्लैक बॉक्स हमारा सेफ रहता है। अब इसके अंदर क्या रहता है, चीज़ें लगी रहती हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे रहते हैं, तो जो क्रैश होने से पहले आपस में जो पायलट बात कर रहे होते हैं उन सब की रिकॉर्डिंग उसमें रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लैक बॉक्स को हम रिकवर करते हैं और उसके थ्रू हम जानते हैं कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था, ठीक है। इसको फ्लाइट रिकॉर्डर या ब्लैक बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नारंगी कलर का होता है, ठीक है। कलर हम याद रखेंगे कि ब्लैक बॉक्स किस, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ब्लैक बॉक्स किससे एसोसिएटेड है, तो हम प्लेन से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये कैसे कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है, क्लियर। आगे चलते हैं।
अब देखिए केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि जाति जनगणना की अनुमति दे दी है। जाति मतलब कास्ट सेंसस, केंद्र सरकार ने कहा है कि कास्ट सेंसस आप करा सकते हो। तो सेंसस की हम थोड़ी सी डिटेल बेसिक जान लेते हैं और आप लोगों के लिए क्वेश्चन फिर रहेगा। देखिए ये इधर देखिए, इधर सबसे पहले सेंसस के बारे में हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हमारे यहाँ फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था? 1872 में हुआ था। और अगर मैं बात करूँ कंप्लीट सेंसस कब हुआ था? 1881 में हुआ था। ये जहाँ तक मुझे याद है 2022 या 23 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था। तो 1872 में हुआ था और वो क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल भी था क्योंकि यूपी पीसीएस ने आंसर कुछ और दिया था। फिलहाल हमको इतना याद रखना है कि फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस 1872 में और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, एक मैं बता दे रहा हूं, जब 1881 में हुआ था तो लॉर्ड रिपन थे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जब फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो क्लियर रहेगा यहां तक। अब देख लेते हैं टॉपिक को। टॉपिक में देखो क्या है कि देखो जब भी कास्ट सेंसस की बात आती है तो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा हो जाता है, पॉलिटिकल गलियारे में इसकी बातचीत होने लगती है। तो बड़ी मुश्किल से इसको केंद्र सरकार ने अनुमति दी है कि अब कास्ट सेंसस कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1931 की जनगणना से पहले हमारे यहाँ जो भी सेंसस आते थे उनमें क्या रहता था? कास्ट की डिटेल्स रहती थी कि कौन सी कास्ट कितनी है कितनी नहीं है। बट 1931 के सेंसस के बाद ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई क्योंकि सेंसस को हर 10 साल के बाद कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो 1931 के बाद बंद कर दी गई। और अभी देखिए तो कि 2021 में कोई सेंसस हुआ नहीं है, तो 2021 का सेंसस 2027 में होगा। ठीक है, तो सरकार ने ये कहा है कि 2027 में जो सेंसस होगा उसमें हम कास्ट से रिलेटेड आंकड़ों को भी कलेक्ट करेंगे। अब कास्ट से रिलेटेड आंकड़ों को कलेक्ट करके क्या फ़ायदा होगा? उससे होगा कि हम जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो हमारे पास ये जानकारी होगी कि कितनी कास्ट के कितने लोग हैं। ठीक है ना, कौन गरीब है कौन अमीर है। तो हम जब हमारे पास एविडेंस होगा, डेटा होगा, और इस जो करेंट की जनरेशन मतलब जो वर्ल्ड चल रहा है ना, इसमें डेटा इज़ ए न्यू ऑयल। जब आपके पास प्रॉपर ऑथेंटिक डेटा होगा, रिलायबल डेटा होगा, क्रेडिबल डेटा है, तो आप अच्छी पॉलिसीज़ बनाओगे। पॉलिसीज़ अच्छी बनेगी, उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर दो तो ओवरऑल अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। तो यही बात की गई है, सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिल सकेगी। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि देखो जो सेंसस की बात है ना, ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची मतलब आर्टिकल 246 के तहत 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं। 3 लिस्ट में एक है संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो जो जनगणना की बात की गई है, सेंसस की बात की गई है, वो यूनियन लिस्ट में दिया गया है। यूनियन लिस्ट का मतलब यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं उन पे कानून केवल कौन बना सकता है? तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं उन पे कानून केवल कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और जो कंकरेंट लिस्ट है उन पे कानून कौन बना सकता है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रोविजंस भी होंगे 7th शेड्यूल के अंदर कि जो कहीं नहीं लिखे गए होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यूरी लिस्ट। ठीक है, मतलब जो कहीं नहीं लिखे गए हैं। तो अब उन सब्जेक्ट पे पावर बनाने की किसको दिया गया है? तो जहाँ जो सब्जेक्ट ना तो यूनियन लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में लिखे गए हैं, उन पे पावर कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, याद रखेंगे इतना। तो जो रेसिड्यूरी पावर का आर्टिकल है वो हम याद रखेंगे, आर्टिकल 248 है। ठीक है, और जो 7th शेड्यूल के अंदर जो आर्टिकल है वो 246 है। इंपॉर्टेंट है, दोनों आर्टिकल में डिफरेंस है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि जो सेंसस का एक एक्ट पास किया था, ठीक है ना, उस एक्ट का क्या नाम था? इस एक्ट को भी याद रखेंगे, सेंसस एक्ट 1948। ईयर याद रखना कि सेंसस एक्ट 1948, इसके लिए रूल्स आए थे 1990 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट 1948 ईयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो जनगणना होगी 2027 की वो 2 चरणों में होगी, याद रखना 2 फेजेज में होगी। एक हिमालयी क्षेत्र में, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड और जो हिमालय के एरियाज़ हैं उनमें होगी, जो हिमालयन स्टेट हैं। बाकी अदर स्टेट में होगी। तो हमारा सेंसस वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए चेनाब रिवर पे क्या हुआ है कि एक पुल बनाया गया है जो सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा है। कितना ऊंचा है? ये 359 मीटर ऊंचा है। कितना? 359 नदी तल से। इंपॉर्टेंट डेटा है 359। तो कैसे याद रख सकते हैं? 3 और 5 को जब आप ऐड करोगे तो 8 आता है, तो एक सोच लेना कि +1 और कर देते हैं 9, तो 359। ये आप कैसे भी याद कर सकते हैं, तो अच्छी ट्रिक नहीं थी। बाकी आप कुछ और बना के याद करना, बट आपको याद रखना है कि ये क्या है, 359 मीटर है और इसकी लेंथ कितनी है, 1315 मीटर। दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आएंगे तो आ जाएगा कि फर्स्ट जो रेलवे आर्च ब्रिज बनाया है वो 359 मीटर का चेनाब रिवर पर बना हुआ है और उसकी लेंथ कितनी है, 1315 मीटर है। ठीक है,
और इसमें क्या याद रखना है कि ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये पार्ट है। और कहाँ पे ये बना हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में बना हुआ है। तो जब आपने रियासी ज़िला पढ़ा तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि यहाँ पे लास्ट ईयर क्या मिले थे, लिथियम के भंडार मिले थे। क्या, लिथियम के भंडार मिले थे। ठीक है। अब इस ब्रिज को बनाया किसने है, तो कोंकण रेलवे ने, आईआईटी ने और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया और उसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, अभी मैंने बताया सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है तो इसको एफिल टावर से भी कंपैरिजन कर लिया। अच्छा, आप लोग ये बताइए कमेंट करके कि एफिल टावर कहाँ पर है। ठीक है, तो एफिल टावर से भी ऊंचा है, कितना, 35 मीटर ऊंचा है। इसकी ओरिजिनल लेंथ अभी कितनी बताई थी, 359 बताई थी, और एफिल टावर से कितना ऊंचा है, 35 मीटर। तो इस तरीके से आपको 35 कुछ लिंक हो रहा है तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है। और इस ब्रिज की जो नींव थी बनाने की, मतलब जो परमिशन किसने स्टार्ट, 2003 में ही हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने ये दे दी थी। ठीक है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, एक अंजी ब्रिज था, केबल स्टे ब्रिज, जम्मू कश्मीर में ही, उसका भी उद्घाटन किया था। ठीक है। क्या नाम है, एक तो चेनाब रिवर पे आर्क ब्रिज और दूसरा अंजी ब्रिज, जो क्या है केबल स्टे रेल ब्रिज है। ठीक है। एक आर्क ब्रिज है, एक केबल स्टे रेल ब्रिज है, दोनों अलग अलग हैं, याद रखेंगे। और अंजी ब्रिज, उसका नाम है अंजी ब्रिज, इसका भी उद्घाटन किया गया था। अब देखिए थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि चेनाब रिवर के बारे में और अंजी रिवर के बारे में। तो अंजी रिवर जो है वो किसकी है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है। और चेनाब रिवर चेनाब रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, दो ट्रिब्यूटरी मतलब चेनाब रिवर की दो स्ट्रीम्स हैं, एक चंद्रा और एक भागा। ये हिमाचल प्रदेश के टांडी में आके मिलती हैं। कहाँ, टांडी में आके मिलती हैं। टांडी में आके मिलने के बाद ये चेनाब रिवर बनाती हैं। तो चंद्रा भागा टांडी पे मिलती हैं, फिर चेनाब रिवर बनाती हैं, और इसकी अंजी एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इतना जान गए। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अच्छा देखिए, एक और चीज़ में याद रख लेते हैं कि विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज, तो सबसे ऊंचा ब्रिज एक ही याद रखेंगे, ये तीन नहीं याद रखेंगे, कि जो क्या है, दादुहे रेलवे ब्रिज है। ये कहाँ पर है, चीन में है, बस इतना याद रखें। ये 380 मीटर का है और इंडिया का कितना बताया था, 395 मीटर बताया था। तो इंडिया का सबसे ऊंचा हो गया। इसके अलावा अगर कोई बात की जाए सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, तो ये चाइना का आ जाएगा, दादुहे रेलवे ब्रिज। ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, मतलब घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। ये कहाँ पे बन रहा है, ये हमारा बन रहा है कानपुर में बन रहा है। ठीक है, कानपुर नगर में बन रहा है और ये कोयला आधारित है। इसको बना कौन रहा है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश की UPRVNUNL, मतलब नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड है, वो बना रही है, और एनएलसी इंडिया मिल के बना रही है। इसका उद्घाटन कहाँ, किसने किया, मोदी जी ने किया। कहाँ पे है, ये कानपुर नगर में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में कहीं है तो हमारे लिए तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक चीज़ और याद रखनी है कि ये कितनी मेगावाट क्षमता का है, तो ये भी डेटा आपको याद रखना है। कितना है, 1980, कितना, 1980 मेगावाट क्षमता का है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। ठीक है। और कौन कौन मिलके बना रहा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, ये एक ट्रिकी पॉइंट है। इससे जो बिजली का उत्पादन होगा 75% किसको मिलेगा, उत्तर प्रदेश को। बाकी का 25% किसके पास जाएगा, तो वो असम के पास जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट बनेगा तो एक स्टेटमेंट ये भी बनेगा। ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, लोक माता अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन, तो माता अहिल्याबाई का वुमेन एम्पावरमेंट महासम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ, भोपाल में हुआ। तो वहाँ पे मोदी जी भी गए। मोदी जी ने क्या किया, उनकी 300वीं जयंती के लिए हुआ था ये, तो एक स्टाम्प जारी की, डाक टिकट जारी की और एक 300 रुपये का सिक्का जारी किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट ये है, भारत देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि 300 रुपये का सिक्का जारी किया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार भारत देश में 300 रुपये का सिक्का जारी किया गया था, वो किस उपलक्ष्य में किया गया था, या माता अहिल्याबाई देवी की वार्षिक जयंती पर जो सिक्का जारी किया गया था वो कितने का था, तो 300 का था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है। ठीक है। इसके अलावा मोदी जी ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी दिया। तो ये किसको दिया, डॉक्टर जयमती कश्यप। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको याद करने का तरीका ऐसा देख सकते हैं कि अहिल्या देवी कौन है, माता हैं। माता की हम क्या कर रहे हैं, लोक माता, अभी करंट अफेयर में हमने देखो यहाँ पढ़ाई है कि लोक माता लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो माता की हम क्या कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो डॉक्टर जयमती कश्यप। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना कि अहमदनगर कहाँ पर है, तो अहमदनगर हमारा महाराष्ट्र में है। देखिए, कई बार क्या हम करंट अफेयर जब पढ़ते हैं ना, तो हमें पेरिफेरल नॉलेज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें, कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख के स्टेट का नाम लिख देते हैं, अरेंज करने देते हैं। तो अहमदनगर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बात की गई है कि ये जो नायिका थी, माता अहिल्या देवी थी, इन्होंने क्या किया था, किस किस चीज़ों में काम किया था, लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु को बढ़ाने के लिए। ठीक है।
और इसके अलावा विधवा विवाह का समर्थन करने के लिए, तो मतलब वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम किया था। तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मुहावरा। अभी आपने यूपी पीसीएस का पेपर देखा होगा, तो एग्जाम में आया था एक मुहावरा, हाथ पीले करना, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने अभी करंट अफेयर में एक कमेटी चल रही थी, जया जेटली कमेटी। तो जया जेटली कमेटी ने ये कहा था कि लड़कियों की जो शादी की एज है ना, वो 18 से बढ़ा के 21 साल कर दी जाए। तो देखिए अब इस हाथ, हमारे एग्जाम में क्या आया था, यूपी पीसीएस 2024 के मेंस के एग्जाम में, हाथ पीले करने का अर्थ बताइए, ठीक है, और उसका एक प्रयोग बनाना था। तो प्रयोग बहुत आसानी से बन गया कि जया जेटली कमेटी ने अभी ये सिफारिश की है कि लड़कियों के हाथ पीले करने की उम्र 18 से 21 साल कर दी जाए। तो देखिए आपका मुहावरा कितना सटीक बैठ रहा है, करंट अफेयर से भी लिंक हो गया, और आपको जब ये एग्जामिनर इसको पढ़ेगा ना, तो आपको 100% मार्क्स देगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं अगले करंट अफेयर पे, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना। तो देखिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना किन दो स्टेट के बीच में है, एक तो मध्य प्रदेश के बीच में है और महाराष्ट्र के बीच में। तो देखिए कभी भी कोई रिवर योजना, मतलब आप कुछ भी पढ़ो तो सबसे पहले किस किस स्टेट के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी रिवर बेसिन मेगा रिचार्ज योजना होगी तो वाटर क्राइसिस को दूर करने के लिए होगी, या इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए होगी, ठीक है, या वाटर सप्लाई के लिए होगी, मतलब या तीनों चीज़ों के लिए भी हो सकती है। और ठीक है, तो इस नाम से ही हमें पता क्या लग रहा है कि ये मेगा रिचार्ज योजना है, मतलब वाटर एक्वीफर को, जो पानी के अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर्स होते हैं उनको प्रमोट करेगी कि उनके पानी के लेवल को बढ़ाया जाए। तो इसमें बेसिकली नॉर्मल डैम्स नहीं बनाए जाएंगे, इसमें कैनाल्स वगैरह बनाई जाएंगी, और बनाए जाएंगे तो छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएंगे। और क्या किया जाएगा, तो जो ताप्ती रिवर है, देखो ताप्ती रिवर के बारे में आपको पता होगा, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है ना, सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, नर्मदा के बाद, ठीक है। वेस्ट फ्लोइंग मतलब जैसे इंडिया का ये मैप है, तो कुछ रिवर इधर जाती हैं, कुछ रिवर इधर जाती हैं, तो ये ताप्ती रिवर इधर जाती है अरेबियन सी की तरफ, ठीक है। तो इस परियोजना में क्या किया जाएगा, इसमें ताप्ती रिवर में 3 धाराओं का विकास किया जाएगा, और जहां महाराष्ट्र के जो एरिया जहां पे वाटर क्राइसिस है उस जगह पर पानी की सप्लाई को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। यही है बस पूरी। और इसको क्या कहा जा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना है, मतलब सबसे बड़ी जल भंडारण की योजना हम कह सकते हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर को मतलब बढ़ाने के लिए। क्लियर। अब इसके अलावा आप देखिए, ये महाराष्ट्र के कुछ ज़िले हैं जो कि हमेशा वाटर क्राइसिस में रहते हैं, उनमें ये क्या, उन एरिया को ये लाभ पहुंचाएगी। उसमें स्पेशली है अमरावती। अमरावती इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए महाराष्ट्र में भी अमरावती है और आंध्र प्रदेश में भी अमरावती कैपिटल है, तो इसलिए आपको याद रखना है अमरावती महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। तो ये खत्म होता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इसमें जो खर्चा आएगा ताप्ती रिवर वाले में, उसकी 90% पैसा कौन देगा, भारत सरकार देगी, 10% देंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा और भी रिवर लिंकिंग परियोजना चल रही हैं, तो एक है केन बेतवा लिंक परियोजना, एक है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। तो जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में है, और जो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार टेबल की फॉर्म में आ जाएगा कि जैसे आपका एक लिख देगा ताप्ती बेसिन मेगन रिचार्ज योजना, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हो गया, केन बेतवा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया, और पार्वती काली सिंध चंबल ये मध्य प्रदेश राजस्थान हो गया। अब देखो आपको फिर क्या करना है, क्लियर मैप बन रहा है, केन बेतवा यहाँ पर है कहीं, और ये ताप्ती वाला हो गया, पार्वती काली सिंध यहाँ हो गया, मैप में ड्रॉ कर लेना और दिमाग में फीड कर लेना, अच्छा ये चीज़ें हैं। तो देखो आपको लंबे समय तक याद हो जाएगा, वरना क्या है कि याद ही करते रहोगे बार बार पढ़ पढ़ के, तो ऐसे याद नहीं होता, ठीक है। पिक्चर मेमोरी हमेशा बनाने की कोशिश करो। अब देखिए आगे बात की गई है ताप्ती रिवर के बारे में, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये पश्चिम वाहिनी नदी है, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है ताप्ती रिवर, तो मुल्ताई एक एरिया है, सतपुड़ा की पहाड़ियों में मुल्ताई एक जगह है, वहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ये मुल्ताई तो आपको याद रखना ही रखना है, भूलना नहीं है। क्या ये ताप्ती रिवर कहाँ से निकलती है, मुल्ताई एरिया से निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ के, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए ताप्ती रिवर पे एक डैम है, उस डैम को भी याद रखना है। उस डैम का नाम क्या है, उकाई डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू के, एक बार लिख देता हूँ अच्छे से, एक सेकेंड, UKAI, उकाई डैम ताप्ती रिवर पे है, और ये नर्मदा के बाद ताप्ती भारत की दूसरी सबसे लंबी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की ओर बहने वाली रिवर है, ठीक है। और ये कहाँ गिरती है, गल्फ खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो खंबात की खाड़ी आप लोगों को पता होगा, देखिए अगर मैं मैप बनाऊँ तो ये जो है ना, ये तो गुजरात हो गया, ये इंडिया निकल गया, ये है हमारा खंबात की खाड़ी, इसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं, याद रखना, गल्फ ऑफ कैम्बे भी। यहीं पे नर्मदा रिवर और तापी रिवर ये दोनों गिरती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तापी रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूर्णा, गिरना,
पंजरा, अनेर, ये एक बार यूपीपीसीएस में और यूपीएससी दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो हमारी ताप्ती की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंपॉर्टेंट नाम है पूर्णा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे ही नर्मदा की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है, तवारेवर, तवारेवर, ठीक है। नर्मदा की ट्रिब्यूटरी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ऐसे ही तापी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी पूर्णा याद रखेंगे, गिरना, पंजरा, अनेर, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और बताता हूं, वो भी याद रखना। देखिए, केन बेतवा रिवर पे एक डैम बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। केन बेतवा रिवर लिंक को लिंक करने के लिए केन से बेतवा में पानी जा रहा है, तो एक डैम बन रहा है दौधन, DAUDHAN, ठीक है, दौधन डैम। तो किस पे बन रहा है, केन बेतवा लिंक पे। और अगर मैं बात करूँ ताप्ती रिवर पे एक इंपॉर्टेंट डैम है, उसका नाम है उकाई डैम। तो इतना सब याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, ये एग्जाम में कई बार आ चुकी है कि जो हम डाक टिकट वगैरह की जो लोग स्टडी करते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, फिलेटली, PHILATELY, ठीक है। जो लोग जो डाक टिकट वगैरह जारी की जाती हैं उनका कलेक्शन करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना, मतलब पोस्टेज स्टाम्प वगैरह की, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलेटली, ठीक है। ये भी एक बार याद रखना है, EPFO के एग्जाम में एक बार आया हुआ था कि फिलेटली क्या होता है। क्लियर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका कमेंट जरूर करना, ठीक है।